नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के गुड़गांव की रहने वाली एक बहन हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्यारी बहन अपना पीएलआर इसलिए कराना चाहते थे क्योंकि इनके कहे अनुसार पिछले 22 वर्षों से इनको एक व्यक्ति ने पागल बना रखा है। ये कहती हैं कि पिछले 22 वर्षों से मेरी जिंदगी जो है वो तहस-नहस हो गई है, मेरी जिंदगी खराब हो रखी है। और ये जो आदमी है पिछले 22 वर्षों से मेरे दिमाग के अंदर अपना घर बना करके रह रहा है। ये कहती हैं कि ये आदमी मेरी जिंदगी में आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। जब मन होता है बात करता है, जब मन होता है मुझसे बात करना छोड़ देता है। लेकिन ये कहती हैं उस चीज से भी एक अलग पेन, एक अलग टर्मोइल मेरी लाइफ के अंदर है। लेकिन ये कहती हैं कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि 22 सालों से जो मेरे दिमाग के अंदर ये रह रहा है, यहां से ये नहीं जा रहा है। कितनी बार मेरा इससे झगड़ा हो चुका है और मैं इसको अपनी जिंदगी से निकाल देती हूँ, लेकिन दिमाग से नहीं निकलता। क्यों मेरे दिमाग पे इतना ज्यादा हावी है, क्यों इतना ज्यादा ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और ये कहती हैं कि भैया लिटरली मैं आपको बताऊं, पिछले 22 वर्षों के अंदर मेरे जीवन में इतना कुछ ऐसा हुआ कि आप कहोगे कि ये तो कोई पागल है। ये कहती हैं जब से इसको देखा है मेरी नॉर्मल लाइफ पागलों वाली लाइफ हो गई है। दोस्तों, इतनी बार हम इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहन ने अपने सेशन में से कम ये वाला जो शब्द है 100 बार इस्तेमाल किया होगा। तो आप सोचिए कि इनके मानसिक तौर पे कितना ज्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं। एक व्यक्ति को इस व्यक्ति को लेकर ये कह रही है भैया मैं हाइपर टेंशन में रहती हूँ, हाइपर टेंशन। ये कहती हैं कि रात को सोती हूँ ना तो मेरे दिमाग में भी उसका नाम चलता रहता है, नाम चलता रहता है। मुझे पागल कर रखा है। ये कहती हैं कि कहा मेरे जीवन के अंदर मैं ऐसा सोचती थी कि मैं बहुत ही एक अच्छा इंसान बनूंगी, है ना। और ये कहती हैं कि इसने ऐसे ऐसे तमाशे मुझसे करवाए हैं। और इसके स्ट्रेस की वजह से, इस व्यक्ति के स्ट्रेस की वजह से और जो धोखे मुझे मेरे जीवन के अंदर मिले, ये कहती हैं कि उसके चलते मेरा जीवन इतनी गिरावट की तरफ चला गया कि मैं आज नशे में डूब चुकी हूँ। मैं कह रहे हैं कि भैया इन बहन ने खुद बोला, उन्होंने बोला कि भैया जो कहते हैं ना कि शराबी हो जाता है इंसान, कह रहे भैया मैं शराबी हो गई हूँ, शराबी। ये बहन लगभग 36-37 वर्ष इनकी आयु है। और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैनेजर हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई इन्होंने पूरी करी है, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, सुख सुविधाएं सारी हैं जिंदगी के अंदर, गाड़ी है, पोजीशन है ना। लेकिन ये बुरी आदतों ने और इस बुरे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस ने इनको जैसे पूरा बर्बाद करके रख दिया। और ये कहते हैं कि भैया मैं ना शराब पीना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मैं शराब पीती हूँ ना तभी ये कुछ मेरे दिमाग से निकलता है। कह रही है वरना मेरे दिमाग में घूमता रहता है, मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ तो मैं शराब पी करके सो जाती हूँ। हाँ, और रोज पीती हूँ। और ये कहते हैं कि वीकेंड्स पे तो मैं इतनी पीती हूँ कि मुझे अगले दिन जिस दिन छुट्टी होती है शाम तक भी होश ना आए, इतनी शराब मैं एक दिन पहले पी लेती हूँ और रात तक पीती रहती हूँ। तो ये कहती हैं कि भैया मुझे इस दलदल से निकलना है। और दलदल से निकलने के लिए एक जो रास्ता होता है वो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम को प्यारे भाइयों और बहनों हमारे को जब सॉल्व करना होता है तो पता होना चाहिए कि रियल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ये बहन कहती कि भैया मुझे पता ही नहीं है कि मैं इतना पागल क्यों हूं इसके पीछे, है ना। तो रियल प्रॉब्लम जान लेने से फिर उसके बाद क्या है प्यारे भाई और बहनों, उसके ऊपर एफर्ट डाले जा सकते हैं। अपने दिमाग चला करके कई प्रकार के एफर्ट ये अपनी लाइफ में डाल चुकी हैं, लेकिन इस व्यक्ति को अपनी लाइफ से डिलीट नहीं कर पाए। तो ये तो है प्यारे भाई और बहनों इन बहन की मेन प्रॉब्लम, जिसको लेकर के बहुत कुछ इनको अपने पास्ट लाइफ के अंदर दिखाई दिया और सब कुछ समझ में आया। अभी थोड़ा सा हम इनका और बैकग्राउंड भी आपको बता देते हैं, कैसा इनका बचपन रहा और इनके अलावा और कौन कौन से विलेन इन बहन के जीवन के अंदर रहे हैं। तो उन सबके बारे में आपको हम बताते हैं। और फिर सिर्फ केवल ये व्यक्ति नहीं, लेकिन और भी लोगों को लेकर के इन्होंने पीएलआर कराया था, जिससे जुड़े हुए किरदार इनको अपने पास्ट लाइफ में नजर आए और बहुत सारे उत्तर इनको अपनी पास्ट लाइफ में सभी किरदारों से जुड़े हुए जो है इनको मिले। इन्होंने कहा कि भैया मेन विलन तो ये है, लेकिन ये कहती हैं कि बचपन से ही कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा अपने पिताजी से परेशान रही हूँ। अपने परिवार में ये दो बहनें हैं और इनके पिताजी हैं, इनकी माताजी हैं।
ये कहती हैं कि भैया मेरे पिता और मेरी माँ का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है। कह रही हैं कि हम लोग जो हैं गुड़गांव के आसपास ही इन लोगों का गांव है जहाँ के रहने वाले हैं। तो कहते हैं कि मेरे पिताजी के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, है ना, पुश्तैनी जायदाद बहुत है पिता के पास। और कह रहे हैं कि पिता के पास रेंटल इनकम बहुत है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरी माँ को पाई पाई के लिए तरसाते थे, एक एक रुपए के लिए भी तरसाते थे। कह रही है हम भी बहुत तरसे हैं अपने बचपन के अंदर बेसिक से बेसिक सुख सुविधाओं के लिए। कहती हैं कि मेरे जो पिताजी हैं उनको बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत थी, सिरे दे शराबी जिन्हों कहते हैं। वो कहती हैं कि मेरे पिताजी का हिसाब किताब था। और कहती है रोज पापा ने शराब पी लेना, रोज मम्मी को मारना, ना मम्मी का ख्याल रखना, ना बच्चों का ख्याल रखना। ये कहती है कि भैया मुझे याद नहीं है कि कब मेरे पिता ने मेरे सर पे प्यार से हाथ फेरा हो कि हाँ मेरा बच्चा। हर माता पिता होता है, कभी कभी माता पिता बच्चे को पीट भी देते हैं या घर में टर्मोइल होता है, परेशानी होती है, लेकिन कुछ बच्चों के और पेरेंट्स के मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो बच्चों को कडल करते हैं, प्यार करते हैं। कहती है भैया मेरे को तो याद नहीं है, मैंने तो मेरे बापू से मार ही खाई है। कह रहे मैंने और मेरी बहन दोनों ने, ये कहती है हमने, पापा ने बहुत मारा है, हमारे को बहुत मारा है, हमेशा मारा है। और कहती हैं कि कह रही मम्मी से मेरे को हमेशा ही शिकायत थी कि उनके घर वाले भी काफी स्ट्रांग थे। नानका जो है इनका रेवाड़ी के हैं वो लोग। तो ये कहती हैं कि मेरे जो मामा और हैं उनके पास भी कोई कम जमीन जायदाद नहीं है, बहुत बड़े घर के हैं। तो कहते हैं कि मम्मी ने कभी स्टैंड ही नहीं लिया कि भाई मैं इस टॉक्सिक माहौल से बाहर निकलूं, भाई ऐसे आदमी को तलाक दूं और जाकर के, है ना, कुछ अपना जो है व्यक्ति क्या है कि अपना दिमाग थोड़ा शांत होगा तो कुछ काम धंधा सेट कर लेंगे, है ना। उनके मायके से भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन कहती हैं कि मेरी माँ जो है मेरे पिता को छोड़ती नहीं थी, क्योंकि माँ ने पिता को नहीं छोड़ा तो कहती कि हम भी बंधे रहे उनके साथ। अब ये कहती हैं कि भैया मैं जब पिताजी को देखती थी, ये भी इनके जीवन का बहुत बड़ा दुख है दोस्तों। कहती है मैं जब अपने पिताजी को देखती थी तो मुझे इस शराब से, नशे से घिन होती थी। मुझे लगता था कि यार शराब पी करके इंसान कैसा जानवर जैसा हो जाता है। क्योंकि इनके पिताजी का ऐसा भी था कि शराब पी करके कहीं गिर जाना, गंदे नाले में गिर जाना। छोटी छोटी बच्चियां, ये कहते कि हमारे को घर पे लोग बुलाना देते थे, रिश्तेदार भी आसपास रहते थे कि तरह बापू वहां गिरा हुआ है, तो कह रही वहां से फिर उनको उठा के लाना। और कह रही इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग चाइल्डहुड फॉर मी। तो कहती हैं कि भैया फिर लाओ तो गालियां भी सुनते आओ उनकी, उनसे मार भी खाओ। तो कहती हैं कि मुझे लगता था कि भाई इस शराब नाम की बीमारी को मैं जिंदगी में कभी आसपास भी नहीं आने दूंगी, और मैं तो ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो भैया सात्विक हो। कहती है कहाँ मैं ये सोचती थी कि सात्विक पति मुझे मिले और ये बीमारी दूर रहे। कह रही है पति तो क्या मिलना था, मैं कुंवारी हूं, अभी तक 36 वर्ष की हो गई हूँ, कुंवारी हूं, अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है शादी होगी नहीं होगी, करनी है नहीं करनी। कह रही उसके अलग टर्मोइल में फंसी हूँ। कह रही है भैया मैं खुद शराबी हो गई हूँ, जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत की वो ही मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गई है कि मेरे को छोड़ नहीं रही है। तो कहती है मैं क्या करूं, मैं तो जो सोचा था कुछ नहीं हो रहा, सब उल्टा हो रहा है मेरे ऊपर। तो कहती हैं कि ये जानना चाहती थी कि क्यों मेरे पिताजी ने इतना बुरा हमारे को समय दिखाया, और माता जी ने कभी भी क्यों स्टैंड नहीं लिया। भाई इतना ज्यादा, भाई होता है कई महिलाएं होती हैं उनके पास सपोर्ट नहीं होता, मायके से सपोर्ट नहीं होता, या उनके पास टैलेंट नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते। कह रही मेरी मम्मी बीए पास है, पढ़ी लिखी मेरी माँ, लेकिन फिर भी कुछ उसने किया नहीं, क्यों बंधी रही। तो कह रही कि भैया इस चीज को लेकर के अब मेरे मन में शादी को लेकर के बहुत ज्यादा डर भी है कि मैं किसी को चूज करूं तो पता नहीं कैसा रिलेशन होगा। मैं ही तो मेरे पिता की तरह हरकतें नहीं करूंगी, मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, लेकिन अकेलापन भी बहुत है जिंदगी के अंदर, अब क्या करूं। तो माता पिता के बारे में जानना चाहते थे। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो राक्षस है इनकी जिंदगी के अंदर, इनकी जिंदगी का तो राक्षस ही है ना, ये पूरा जैसे इनका सुख और चैन ले गया है। ये कहती हैं कि भैया जब मैं केवल और केवल 14 वर्ष की थी, उस समय ये आदमी मेरे पिताजी से मिलने के लिए आया था। और जिस व्यक्ति की ये बात करती हैं वो इनसे लगभग 16 वर्ष बड़ा है। ये कहती हैं कि वो लगभग 30 साल का था जब वो मेरे बापूजी से मिलने के लिए आया था, और मैं केवल 14-15 वर्ष की थी। और ये कहते हैं कि वो मेरे पापा से जमीन का कोई सौदा करने के लिए आया था, क्योंकि कहते पिताजी के पास बहुत एकर्स ही एकर्स
लैंड है तो उसको कुछ करना था। और एक और बात इन्होंने बताई कि जो ये व्यक्ति है, ये कह रही हैं कि ये ना मतलब बहुत ही बदमाश टाइप का आदमी है, और इसके ऊपर दूसरे लोगों की हत्या करने के भी चार्जेस हैं। तो ये कहती हैं कि समाज में, हमारा जो समाज है उसके अंदर लोग बहुत ज्यादा डरते हैं इससे। तो कह रही मेरे पिताजी से ये मिलने के लिए आया था, और कुछ ना कुछ इसका इस प्रकार का कार्य भी है कि ये लोगों की जो जमीनें वगैरह है उनको हथिया लेता है। तो खैर बहरहाल, ये कहते हैं कि मेरे बापू की तो कोई जमीन इसने हथियाई नहीं है, उनको तो पूरे पैसे दिए हैं। कह रहे कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका कारण मैं हूं। क्या हुआ, ये कहते हैं कि वो 30 साल का, मैं 14 साल की। कह रही वो पिताजी से मिलने के लिए आया। आज भी ये कहती है मुझे वो दिन याद है, मेरे घर पे, घर के अंदर एक वरांडा है और वरांडे के पीछे थड़ा है। कह रहे मैं थड़े पे बैठ करके पढ़ाई कर रही थी, और ये सामने से आता है, और मेरे पिताजी जो हैं वहीं, जो हमारा वरांडा है बड़ा सा, उसके अंदर कह रही है बैठ करके हुक्का सुलगा रहे थे, और ये आकर के मेरे पिताजी के साथ बैठ गया। मतलब एक मूड़े पे पापा बैठे हुए थे, वो जो होती है ना दोस्तों, वो तिल्लियों वाली कुर्सियां होती हैं, तिल्लियों की और रस्सी से बनी हुई कुर्सियां होती, कहती वैसी कुर्सियां, और टेबल पे सामान था। तो कह रही पापा बैठे थे, और कह रही वो सामने से आया है और पापा के साथ आकर के बैठा है, पापा से बात कर रहा है। कह रही है पहली बार जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसे बस मैं देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। कह रही और भैया आप उसका शक्ल देख लोगे ना, ऐसा भयानक राक्षस जैसा दिखता है वो, क्योंकि खूंखार टाइप का आदमी है। कह रही और मैं उसकी शक्ल देखूं और मुझे ऐसा लगे कि मुझे इसको बहुत ज्यादा प्यार देना है। अगर प्यार देने लायक कोई है तो वो यही ही है। ये कह रही कि भैया वो दिन है और आज का दिन है, उस दिन के बाद से आदमी मेरे दिमाग से नहीं निकला। फिर ये कहती हैं कि क्या हुआ, कह रही है मैं ना अचानक से ना, मैं ऐसा करने लगी, मेरे को इच्छा होती थी कि ये बार बार मेरे पापा से मिलने आए। तो कह रहे मेरे पापा की और उनकी जो डील है वो समझ में नहीं आ रही थी, तो काफी महीनों तक उसके चक्कर लगते थे। हर 2-3 दिन में घर पे आ जाना, हर 2-3 दिन में घर पे आ जाना। तो कह रही हैं कि 2-3 महीने बाद भाई जैसे उनकी, उसने थोड़ा आना कम किया, तो कह रही 3 महीने में मुझे इतना ऑब्सेशन हो गया था कि मैं अपने घर में पूछने लगी कि वाह आप क्यों नहीं रहे। वाह भाई साहब जो हैं, या जो जैसे भी उन्होंने बोला कि जिनके साथ डील हो रही है आपकी, तो क्यों नहीं आ रहे, वो क्या हो गया। तो कह रही मेरे घर वालों को शक हुआ कि भाई तने क्या करना है। तो उसने बोला कि, कह रही कि नहीं, शुरू में तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन कह रही हैं जब और 1-2 महीने बीते और 2 महीनों तक मैंने उनको नहीं देखा, तो कह रही है फिर मैंने घर में तमाशा करना शुरू कर दिया कि मुझे उनसे मिलना है, कहाँ है वो, उनको बुलाओ आप। तो कह रहे हैं कि घर वालों को समझ में नहीं आया, घर वालों ने सोचा कि पता नहीं कोई भूत प्रेत आ गया इसके ऊपर, कि कैसी ऐसी बातें कर रही है। और कह रही है धीरे धीरे मेरी जो इंटेंसिटी थी घर वालों को प्रेशराइज करने की कि मुझे उनसे मिलना है, कह रही है धीरे 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 वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। कह रही है 3-4 महीने में तो जब मैंने उनको नहीं देखा, मैंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, आतंक घर के अंदर। कह रही अभी तक मेरे बापू का आतंक था घर के अंदर। कह रहे मेरे में पता नहीं कैसे मैं शेरनी बन गई, और मैंने कहा मेरे को मिलना है उससे। कह रही हैं फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बापू ने उनको बुलाया। तो कह रही वो घर पे आया तो जा करके मैं एकदम से उनसे लिपट गई, और मैंने उनको बोला कि आप मुझे छोड़ करके मत जाओ, है ना, तो मेरे को आपके साथ रहना है। तो कह रही मैं अभी 14-15 साल की लड़की, और हमारा गांव का माहौल, और उसके अंदर मैं खुलेआम जाकर के कैसे पराये पुरुष से चिमड़ गई हूं, और मैं कह रही हूं कि मैं प्यार करती हूं इससे। अगर प्यार देने लायक कोई है तो यही है। कह रहे बंदा कंफ्यूज। अब एक और बात है यहाँ पे, ये कहती हैं कि भैया वो जो व्यक्ति है, मुकेश नाम है उनका, कह रही है वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है, एक बच्चा भी था उसका उस टाइम पे। कह रही जब ये हुआ, तो कह रही है मेरे को, जब कह रहे मेरे घर वालों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे वो कर दूंगी। उनको लगा था मैं कुछ बातचीत करूंगी, ये मुझे समझा लेंगे, वो आकर के मुझे समझा लेंगे। कह रहे मैं तो पूरी न्यौछावर होने वाली उसमें हो गई। तो कह रही है मेरे पापा ने उसको छुड़ाया, और जो लठ बजाए उस दिन मेरे, कह रहे मेरी बहुत बुरी पिटाई हुई मेरे घर के अंदर, क्योंकि हमारे समाज में तो, वैसे तो किसी भी समाज के अंदर बुरा माना जाता है इस चीज को, है ना। अब बात ये नहीं है कि लड़की ने जाकर गले लगा लिया, लेकिन लड़का लड़की बता वैसे भाई अच्छा तो नहीं समझा जाता इस चीज को, और फिर तो गांव देहात का मामला है। तो कह रही है मेरी उस दिन हुई बहुत पिटाई, मेरी टांगे तोड़ दी, मेरे पापा ने मार मार के सो जा दी। कह रहे लेकिन मेरा भूत ना उतरे। कहाँ है मुकेश, कहाँ है मुकेश, मुकेश चाहिए, मुकेश चाहिए। तो कह रही हैं कि फिर मुझे कई जगह पे दिखाया भी गया,
ये जो कह रहे झाड़ फूक वाले इलाज है, कह रहे बहुत सारे कराए गए, कुछ नहीं हुआ। कह रहे मेरे ऊपर से तो, मैं कह रही मैं सबको कहती थी मेरे पे और कोई भूत नहीं है, मेरे पे मुकेश का ही भूत चढ़ा हुआ है, मुझे मुकेश चाहिए। तो कह रही कि समय समय पर वो मिलने आता था। कह रही है फिर मैंने प्रेशराइज करके कैसे भी करके उसका नंबर निकलवाया, उसको बोला कि भाई ऐसा है, तू मिलने नहीं आ सकता कोई बात नहीं, लेकिन बात करेगा तू मेरे से। कह रही घर में ना वो वाला फोन होता था, तो कह रही है मैं रोज फोन करती, और कह रही है अब धीरे धीरे बात जो है मुकेश के घर में पता लगी, उसकी घरवाली को पता लग गई। कह रही लेकिन उसकी घरवाली ने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी उसके घर में बात करी और सबको ये बताया कि हमारी लड़की जो है थोड़ा मेंटली अपसेट हो गई है, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो थोड़ा इससे बात कर लेती है तो शांत रहती है, तो थोड़े टाइम के लिए आप कोऑपरेट कीजिए। कह रही है थोड़े टाइम के लिए कोऑपरेट कीजिए, लेकिन उसके अंदर ऐसा हुआ, कह रही कि मेरा ना खौफ बैठ गया मुकेश के अंदर। कह रही है इस पूरी दुनिया के अंदर वो ऐसा है, उसका इतना बड़ा गुट है, लोग उससे डरते हैं, लेकिन मैं अकेली इंसान हूं जिससे जिससे वो डरता है। कह रही मुकेश बहुत घबराता है मेरे से, और कहती हैं कि कुछ ऐसा है, मेरे खिलाफ एक्शन लेने की कभी उसको हिम्मत नहीं होती। मतलब कह रही वैसे तो वो छोटी छोटी बातों में मारपीट करता है लोगों के साथ, लेकिन कह रही है उसकी आज तक मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे होता है ना कि इंसान परेशान होता है, बोल देता है कि तेरे को मार दूंगा, तेरे को काट दूंगा। कह रही है मेरे आगे वो ऐसे हो जाता है राम गऊ, एकदम ऐसे चुप। कह रही मेरे आगे हिम्मत नहीं है उसकी, मैं इतनी ज्यादा हावी हूं उसके ऊपर। तो हमने इनसे कहा कि बहन फिर आप ये क्यों कहते हो कि उसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कहते हैं कि भैया मैं तो जितनी पागल थी वो पागल थी उसके प्यार में, जो ऑब्सेशन मेरे ऊपर आ गया था। लेकिन ये कहती हैं कि जब मैं लगभग 19-20 वर्ष की हो गई, तो कहते हैं कि उसके बाद जो है, कह रही मनोज को पता लग गया था कि ये पूरी तरह से पागल है। तो कहते हैं कि उसके बाद उसने थोड़ी कहानी बदल दी, और फिर वो मुझसे मिलने लगा, और मिलने लगा, और कह रही है कि थोड़े ही समय में जो है हमारे जो इंटीमेसी होती है, कह रही है हमारे फिजिकली हम लोग इंटीमेट होने लग गए। कह रही है लेकिन मैं कितना भी उसके उसमें चले जाऊं, लेकिन उसके प्रति जो मेरा ऑब्सेशन है कि इसको प्यार देना है, कह रही है वो खत्म ही ना हो, खत्म ही ना हो। ये बात आज भी चलती है दिमाग में कि प्यार देने लायक है तो वही है, उसको प्यार देना है। कह रही है कौन सा प्यार रह गया भैया, कौन सा प्यार रह गया। उसके बाद ये कहती हैं कि अब जो ये मुकेश है, कह रही हैं, इसके तो और भी कई अफेयर हैं, है ना, अच्छा खासा पैसे वाला आदमी है, रौब वाला आदमी है। तो कह रही हैं ये और भी जगह पे मतलब इसके हैं, लेकिन कह रही है मेरे से नहीं छूटता ये। अच्छा ये कहती हैं कि फिर ऐसा होने लगा कि भी पहले जब हम लोग शुरू शुरू में इंटीमेट होने लगे, तो इसने बहुत सारे फिर वादे किए कि ठीक है भाई तू भी साथ में रह लियो, तेरे से भी मैं ब्याह कर लूंगा, ये सब है। कह रहे मैं खुश हो गई। कह रहे हैं फिर 1-2 साल के बाद इसका मुझसे मन हटने लग गया। फिर कहती हैं कि फिर ये मेरे से बात करना बंद कर दे, 3-3 महीने मुझे ब्लॉक रखे। कह रही ब्लॉक रखे तो मुझे समझ ना आए कि अब मैं क्या करूं। फिर बात करनी शुरू कर दे, कह रही मतलब जब इसका मन हो, है ना, मुझे यूज करने का, तब ये बातचीत चालू कर दे, और जब इसका मन हो तो बातचीत करनी बंद कर दे। कह रही हैं कि मैं बहुत 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 परेशान रही। फिर ये बताती हैं कि भैया अभी ये जो समय है 2011 का जो समय है, कह रही आ गया। कह रही है 2011 में कुछ ऐसा हुआ कि एक बहुत लंबे समय से मुकेश बात नहीं कर रहा था मुझसे। तो कहती है मैंने सोचा कि बस मैं और ज्यादा पागल नहीं रहूंगी इसके पीछे, मुझे कुछ करना है। और कह रही है ऐसे के अंदर फिर कहती हैं कि मैंने जो एक मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन किया, है ना, क्लासेस मैंने अटेंड करनी शुरू करी। तो कहती हैं जब मैंने थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू किया और अपने आप को आत्मा के रूप में ज्यादा देखना शुरू किया कि सभी आत्माएं हैं, जो भी सिखाया जाता है मतलब साधना में। और अगर आप भी दोस्तों ये साधना सीखना चाहते हैं, तो ये मेडिटेशन का जो ग्रुप है, हर महीने ग्रुप बनता है, उसका लिंक हम अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डालते हैं। अभी भी 15 जून से, आज 11 जून है, हम मॉर्निंग में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 15 जून से यही वाले मेडिटेशन की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर हम उसका ग्रुप का लिंक देंगे, तो आप उससे ग्रुप को ज्वाइन करके आप भी मेडिटेशन सीख सकते हैं, जो कि इन बहन ने सीखा। तो कहती हैं 2011 के अंदर मैं साधना के अंदर आई, और कहते हैं कि एकदम से जैसे मेरे ऊपर से उसका भूत हट गया। कह रही क्योंकि मैंने जिस चीज का अभ्यास करना शुरू किया, कह रही है पहले मैं एक महिला और वो एक पुरुष, कह रही ये चीज थी मेरे साथ। लेकिन ये कहते हैं कि मैं जो है
अ, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने लगी। आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने लगी तो कह रही कि मेरे बंधन सारे टूटने लगे। कह रही अभी तक का जो जीवन है तब तक मैंने शराब पीना शुरू नहीं किया था। और ये कहते हैं कि मैं साधना के अंदर बहुत ज़्यादा लीन रहने लगी, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। कह रहे ऐसे होने लगा कि जैसे सारे बंधन जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा हल्की हो रही हूँ। कह रहे हैं मैं 3 वर्षों तक मैंने साधना करी, 3 वर्षों तक मतलब डेली क्लासेस करना, मेडिटेशन करना ये सब रहा। कह रही वो 3 साल ऐसे हैं जिसके अंदर ये मेरे मन में तो था, टिक, 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 टिक होती थी, ध्यान करती थी तो भी इसका चेहरा सामने आता था। लेकिन ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रही और कह रही ये 3 वर्षों के अंदर मैंने इसको संपर्क नहीं किया। हमने पूछा कि फिर क्या हुआ? ये कहती हैं कि भैया देखो हुआ ये कि मेरे मन में एक द्वंद रहता था कि भैया अब साधना के मार्ग पे अब मैं पवित्र होकर के अपना जीवन आगे बिताऊं या फिर ये कहती हैं कि मेरे घर वाले कहते थे कि भाई ब्याह तो करना ही है, शादी तो करनी होती है। तो कह रही हैं कि भैया देखो एक तो कई आत्माएँ ऐसी होती हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भई वो बहुत क्लियर होते हैं कि भई नहीं भई, अब हम जो हैं पवित्र रहेंगे तो विवाह के विषय के अंदर उनका ये होता है कि नहीं, देखेंगे, अभी नहीं। कह रही लेकिन मेरे मन में चलता रहता था कि नहीं विवाह तो करना ही है। तो ठीक है जी, चॉइस है। तो कह रही हैं अब ऐसा था तो अच्छा इसके साथ-साथ ये कहती हैं कि एक और चीज़ बहुत सुकून देती थी। इन्होंने बताया कि मेडिटेशन जब मैंने करी ना, तो मेडिटेशन जब मेरे जीवन के अंदर आया तो उसके साथ-साथ ना पशु सेवा आ गई मेरे जीवन के अंदर। इन्होंने ड्यूटी लगा ली थी इनके यहाँ पे ना 20-25 डॉग्स हैं, जहाँ ये रहते हैं। कह रहे मैंने ड्यूटी लगा ली थी, डेली उनको खाना खिलाना, डेली उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो कह रही कि वो किसी को भोजन कराओ भैया तो उसकी दुआएँ भी बहुत मिलती हैं। तो कह रही कि एकदम से जैसे मेरा सब भई वो जीव-जंतु जो जिनकी सेवा कर रहे थे, कह रही वो मेरा जीवन हो गया था, साधना मेरी जीवन हो गई थी और कह रही इसी टाइम पे 2011 के आस-पास ये कहती हैं कि भैया मैं इतनी सक्षम हो गई थी मेरी ये कहते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी अपनी पूरी, तो कह रहे हैं उसके बाद फिर मेरी जॉब हो गई, कह रहे मेरा करियर भी अच्छा खासा स्टार्ट हो गया और कह रही हैं जहाँ पे फिर मैंने काम करना शुरू किया, कॉल सेंटर में जॉब करते थे, कह रहे बड़ा अच्छा मेरे को प्रोसेस मिल गया और बड़ी अच्छी कमाई थी उसके अंदर, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं दोस्तों अमेरिकन, उसके अंदर क्या अपसेलिंग का काम होता है, तो उसमें क्या डॉलर्स के अंदर आपको इंसेंटिव्स आते हैं, तो कह रही डॉलर्स में इंसेंटिव्स मेरे पास आने लग गए और कह रही मैं तो वाह-वाह कमाई भी होने लग गई और कहते हैं कि भैया शांति भी थी क्योंकि मैं तो डेली क्लासेस कर रही थी और डेली मेडिटेशन कर रही थी। लेकिन ये कहते हैं कि भी फिर इसी टाइम पे जो है इनके जीवन के अंदर एक बॉस आया इनका। जो बॉस आया क्योंकि इनके माइंड में चलता था कि विवाह करना है, तो कह रही हैं कि वो लगभग बराबर उम्र का था, 1-2 साल बड़ा था और कह रही है उससे भी कह रही उसको भी मैंने देखा तो मुझे कुछ कनेक्शन फ़ील हुआ कि यार कुछ तो वाइब है, पार्टनर वाली वाइब है। और ये कहते हैं कि भई जैसे मैंने उनको थोड़ा बहुत बताया अपनी लाइफ़ के बारे में, कहने कि मेरे को ये था कि अगर मुझे किसी को अप्रोच करना है विवाह के लिए, तो मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगी, धोखे में नहीं रखूँगी। तो ये कहते हैं कि मैंने उसको अपनी ज़िंदगी के सारे जो मेरे ट्रॉमाज़ हैं, जो सारा मेरा टर्मॉइल है, उसके बारे में बताया। अच्छा इन सभी टर्मॉइल्स के अंदर से एक टर्मॉइल इनके एक चाचा से भी जुड़ा हुआ है, वो हम अलग से आपको बताएँगे, तो उसके बारे में भी बताया। तो कह रही है जो मेरा बॉस है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इंक्लाइंड हो गया मेरी तरफ या एटलीस्ट उसने दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इंक्लाइंड है। तो उसने कहा कि भई हाँ, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करती हो। तो कह रही हैं कि हमारा जो है प्रेम प्रसंग चालू हो गया। अब कहती हैं कि जैसे मैं ये प्रेम प्रसंग के अंदर आई, तो शुरू में ही हमारा कह रहे हैं जब ये थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब ये बात आई कि हम एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, तो कह रही दोबारा से कह रही हैं जो वो मैं 3 वर्षों से मेरा पवित्रता का व्रत मैंने जो धारण कर रखा था, कह रही वो भंग हो गया। और कह रही हैं जो मेरे बॉस हैं मुझे लगने लगा कि भई जीवन साथी तो यही बनने वाला है मेरा, तो कह रही मैं उसके साथ फिर इंटीमेट होने लग गए और सब कुछ उसको पता ही था। तो कह रही है मेरे लिए तो फिर मैंने उसको अपना जीवन बना लिया कि भई ये मेरा जीवन है। लेकिन ये कहती हैं कि भैया 6 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा सच पता लगा कि मेरे ज़मीन जो होती है ना कह रहे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब ये कहते हैं कि भैया मैं ये जो टाइम है मैं थी 20-22 साल 22-1 साल की थी और ये था 24-25 साल का। तो कह रही है भैया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे पता लगा कि जो मेरा बॉस है, वो कुँवारा नहीं है, वो पहले से शादीशुदा है। कह रही है एक तो ये मुसीबत मेरे गले पड़ी हुई है कि शादीशुदा आदमी मेरे जीवन में आते हैं और मैं क्यों इनके साथ प्यार में पड़ जाती हूँ और मैं अपनी मर्यादाओं को क्रॉस कर देती हूँ। ऐसा क्या है, क्या मुसीबत है मेरे साथ?
क्या मेरे को प्रॉब्लम है, क्या मानसिक रोग है क्या कि मैं ऐसे कर देती हूँ? तो कहती हैं कि भैया ये हुआ, तो कह रही है मैं तो पूरी शैटर हो गई। कह रही है अब जो मैं शैटर हुई, तो पहले कहती हैं कि मैं गांव में रहती थी, गुड़गांव के पास इनका गांव है। कह रही है लेकिन अब मेरी जॉब थी तो मैंने ऑफिस के पास कमरा ले रखा था। कह रही अब ये चीज मेरे साथ हुई, तो कह रही है मैं बिल्कुल दोबारा शोक में चली गई। कह रही इसका चेहरा और मुकेश का चेहरा, दोनों का चेहरा कह रहे फिर मेरे सामने आने लगे। और कह रही अब जो है मैं बिल्कुल अकेली थी, पहले तो घर में पागल होती थी तो घर में परिवार वाले होते थे, लेकिन अब मुझे ना रोकने वाला कोई ना टोकने वाला कोई। तो कह रही है यहाँ पर फिर मैंने, कह रही मैं एक दिन गई और जाकर के शराब खरीद करके लेकर के आई। कौन सी शराब, कौन सा ब्रांड, कुछ नहीं पता। कह रही पहली बार खुद ही गई ठेके पे, शराब लेकर के आई और कह रही कि फिर मैंने शराब पीनी शुरू कर दी, शराब में डूबना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ क्या है कि मैंने अब क्या करना शुरू किया। कह रही जब मैंने शराब पीनी शुरू करी, तो शराब में पी करके, पीने के बाद धुत होकर के कह रही है मैं इन लोगों को फोन किया करूं, अपने बॉस को फोन करूं और उसको जो गालियां दूं, जो गालियां दूं, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये वो ये वो ये वो। जितनी देर उसकी क्षमता होगी वो गालियां सुनेगा, फोन कट हो जाएगा। कह रही फिर मैं वो भी करती थी ना कि भी वो बात नहीं करी तो आत्महत्या कर लूंगी और तेरा नाम डाल दूंगी उसके अंदर। कह रही ये सब भी करती थी। कह रही है फिर मैंने दोबारा से मुकेश को भी फोन करना शुरू किया कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा कर दिया मेरे साथ, वैसा कर दिया। अब ये कहती हैं कि भी मैंने ये सब करना शुरू किया, तो कह रही है मुकेश के साथ लिंक फिर बन गया, क्योंकि फिजिकली तो लिंक टूटा हुआ था कई सारे सालों से। अब अचानक से उसके पास फोन गया, मैंने दारू पी रखी है, मैं उसको गालियां बक रही हूँ, जानता तो मेरे को है ही। तो कह रही है वो मुझसे बात करने लगा, मुझे समझाने लगा। और कह रही है कि फिर से उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया। और अब मेरा जो घर है वो तो खाली था ही, तो फिर दोबारा से हम लोग जो है इंटीमेट होने लगे। और तो कह रही है अब वो छूटा, ऑफिस वाला बॉस 6 महीने में उसका सामने आया। कह रही है मुकेश फिर आकर के चेप हो गया। कि ये बहन बताती है कि भैया देखो गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ही शुरू में भी उसको अप्रोच किया था। और अभी भी कह रही है मैं जानना चाहती हूँ, यही तो बात है कि मेरे अंदर ये पागलपन क्यों है। फिर ये कहते हैं कि भैया देखो बहुत लंबे समय तक मैं तूफान में रही। फिर 2020 में ये कहती हैं कि भैया मैंने अपना जो ये वाला ऑफिस है उसको चेंज किया, और पहले इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब करती थी। कह रही हैं कि थोड़ा मेरे हेल्थ के ऊपर टोल आता था उससे। तो कह रही हैं कि फिर मैंने एक डोमेस्टिक कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन बड़े पद पे, है ना। अच्छा ऑफिस में तरक्कियां होती जा रही थी फिर भी। तो कह रहे बड़े पद पे मैंने एक डोमेस्टिक कंपनी के अंदर ज्वाइन किया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मतलब, उसको इन्होंने ज्वाइन किया गुड़गांव में ही। और उसके अंदर आई थिंक सीनियर मैनेजर या एवीपी टाइप की पोजीशन पे ज्वाइन किया इन्होंने, क्योंकि काफी अनुभव था इनको, वहां पे भी मैनेजर बन गए थे कॉल सेंटर में भी। तो कह रहे यहाँ पे आई तो यहाँ पे एक और व्यक्ति मुझे मिला। आप कहती हैं कि मेरे को ये जॉब चेंज करके आप ये लगाइए कि 2020 2021 में मैंने जॉब चेंज करी। और फिर एक व्यक्ति कहती हैं ऑफिस के अंदर मिला। ये कहती हैं कि ये व्यक्ति जो है ना, ये पहला इंसान है जिसने कभी मेरा, मुझे लगता है कि फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया। कह रहे हैं कि जैसे मैंने पिछले अपने बॉस को बता दिया था कि मेरे को क्या परेशानी है, तो उसने उसका फायदा उठाया। कह रही है मैंने इनको बताया। और कह रही कि ये जो है अब ये कुंवारे हैं, ये भी, ये जो अभी व्यक्ति हैं इनसे उम्र में काफी छोटे हैं, इनकी टीम में हैं एक प्रकार से, शायद 6-7 साल छोटे हैं इनसे। तो कह रही इनसे मित्रता हो गई। और कह रही हैं कि ये थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं, और कह रही मैं तो कुछ ज्यादा ही करती हूँ। तो कहते हैं कि वी हैव बिकम ड्रिंकिंग पार्टनर्स ऑल्सो, लेकिन ये थोड़ा बहुत पीते हैं और कह रही है मुझे ही संभालता रहता है ये, है ना। और कह रही है कि मैंने अब जो ये व्यक्ति है मेरे जीवन के अंदर, ये चाहता है कि भाई मैं दुखी ना रहूं, और ये इसकी आंखों में नजर भी आता है। और कह रही है अब मैं सोचती हूँ कि इनसे विवाह करूं क्या, या ऐसा बात को आगे बढ़ाऊं। तो और कहती हैं कि अब हमारा कुछ प्रेम प्रसंग भी है, लेकिन कह रही हैं कि प्रेम प्रसंग हमारा इमोशनल बहुत ज्यादा है, और फिजिकली जैसे पहले वाले रिलेशन तो थे उसमें फिजिकल इंटीमेसी थी, कह रही यहाँ भी है लेकिन बहुत कम है। मतलब कभी कोई मोमेंट बन गया तो ऐसा कुछ। कह रही लेकिन इनका मोर ये इंक्लाइंड रहते हैं, मुझे संभालना चाहते हैं, दिखता है उनकी आंखों के अंदर।
तो कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि आगे हमारा कोई जीवन होगा या नहीं होगा, लेकिन कहते हैं मेरे मम्मी-पापा की लाइफ़ देख कर के, फिर अभी तक के धोखे देख कर के, अब मुझे डाउट होता है ना? कि अभी रिश्ता ठीक है, शादी की, आगे बढ़े, उसके बाद रिश्ता खराब हो गया तो? तो कहते हैं बहुत ज़्यादा असमंजस में हूँ, क्या करूँ? अच्छा, इन सभी चीज़ों के अंदर दोस्तों इनके एक चाचा हैं, जैसे हमने बताया। कह रहे मेरे चाचा जो हैं, मेरे चाचा ने जब मैं छोटी थी और ये सारे मेरे इंसिडेंसेस हो रहे थे, तो 17 एक वर्ष की थी ये, तो ये कहती हैं कि मैंने ना अपने हाथ की नसें काट ली थी। कुछ मुकेश से बात हो गई थी, मैंने नसें काट ली थी और मैं कह रही पागलों जैसी तो रहती थी, तो काट ली थी और कह रही बहुत ज़्यादा न्यूज़ बन गई थी इस चीज़ की ना हरियाणा में कि ऐसे-ऐसे लड़की ने नाबालिग लड़की ने एक बालिग व्यक्ति के लिए वो करने का प्रयास किया। कह रही घरवालों ने तो ये जो चीज़ है उसको छुपाया, घरवालों ने तो बस कुछ एक्सीडेंट बताया कि वैसे ही कुछ कट गया और या बच्ची वैसे डिप्रेशन में है। कह रही लेकिन मेरा जो ये चाचा है, एक पत्रकार आया हॉस्पिटल के अंदर, कह रही मेरे चाचा ने सब कुछ उसको बता दिया कि ऐसे-ऐसे लड़के का चक्कर है, ये उसके चक्कर में पागल है, लड़के को बहुत परेशान करती है, हम तो कितने टाइम से वो कर रहे हैं। तो कह रहे कि वो मुकेश को तो क्लीन चिट थी कि भई वो तो खुद ही विक्टिम था उसके अंदर और कहती हैं कि मेरे को ना पूरे हरियाणा में बदनाम किया गया। उस टाइम पे तो कह रही हैं कि टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में कह रही बहुत ज़्यादा आया कि भई ऐसे-ऐसे है और कह रही न्यूज़ आई इस चीज़ की। और कहती हैं कि जो मेरा चाचा है ना, मैंने हमेशा देखा कि मेरा चाचा ना जब ये सब कुछ नहीं भी हुआ था मेरी लाइफ़ में, तो हमेशा मेरे पापा को टॉन्ट मारता था कि तेरी लड़कियाँ हैं और ये है और वो है। और कह रही मेरे चाचा को मैंने देखा कि हमेशा से उसने मेरे पापा को कन्विंस करने का प्रयास किया है कि उसकी लड़कियां हैं तो सब कुछ जो है उसके बच्चों को मिलनी चाहिए जमीन जायदाद आगे। वो मेरे पापा को उस चीज के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं और मेरे खिलाफ हमेशा मेरे चाचा ने ऐसे प्लॉटिंग करी है कि मुझे कुछ ना मिले मेरे घर से। और शायद जिनकी मम्मी पापा के जो आपस में झगड़े थे उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चाचा का इन्वॉल्वमेंट था कि भाई ये लोग अपने घर में डिस्टर्ब रहेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इनकी जमीन जायदाद जो है वो भी हमारे अंडर आ जाएगी। तो दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये बहन अपने चाचा से, इन तीनों पुरुषों से जो कि इनके जीवन के अंदर आए और इनके माता-पिता से इनका क्या कार्मिक अकाउंट है, इसके बारे में ये जानना चाहती थी और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से काफ़ी कुछ जो है ये बहन जान पाई थी। अच्छा, प्यारे भाइयों और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी डिटेल में आप सभी को हम बताएँगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटा-सा अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। हमारे जून के महीने के अंदर शुरू हो रहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के बारे में। दोस्तों ये जो कोर्स है, इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि किसी दूसरे व्यक्ति का जो कि इस प्रकार की समस्याओं के अंदर उलझे हुए हैं, उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे किया जा सकता है। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि हमारे जितने भी ये जो सेशंस के केस स्टडीज हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं, ये सभी जो सेशंस होते हैं ये हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं और ऑनलाइन इन सेशंस को कंडक्ट करके जो भाई बहन हैं उनकी सहायता कर पाते हैं। तो दोस्तों ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स है ये ऑनलाइन होने वाला है, जिसका मतलब है दुनिया में आप कहीं भी हों, अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है और आपके पास डिवाइस है जिससे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं और हमारी ही तरह दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। दोस्तों जो कोर्स है इसकी जो क्लासेस हैं वो 20 से 25 जून के बीच में शुरू होने वाली हैं। 2 अलग-अलग ग्रुप्स के अंदर ये कोर्स कराया जाता है। एक मॉर्निंग ग्रुप होता है और एक इवनिंग ग्रुप होता है। तो अगर आप पूरी जानकारी इस के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी जो टीम है, उसको आप हमारा जो फ़ोन नंबर है 9518081745 इस फ़ोन नंबर पे आप हमारी टीम को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। उस व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना होगा कि भई मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के अंदर एनरोल कराना चाहता हूँ, तो इसका प्रोसीजर क्या है? इसके लिए हमारी जो टीम है वो आपको मैसेजेस के अंदर भी पूरी डिटेल्स भेज देगी और साथ में एक वीडियो भी भेजेगी जिसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कोर्स होता है, क्या इसके प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या इसकी फीस है, कैसे एनरोल करना है, सब कुछ जो है वीडियो के माध्यम से और मैसेजेस के माध्यम से हमारी जो टीम है वो आपको डिटेल्स भेज देगी। उसके बाद आपका कोई प्रश्न फिर भी रह जाए तो फिर हमारी जो टीम है आप उसके ऊपर
फोन से भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि भैया हमारे को पीएलआर का सेशन बुक करना है तो हम क्या करें। उसके लिए भी आपको हमारी टीम को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजना होता है। 9518081745 ये फोन नंबर है, इस पे आप मैसेज भेजेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, रेगुलर मैसेज नहीं भेजना है, क्योंकि हमारी टीम के पास हमारा फोन नहीं होता है, उनके कंप्यूटर के अंदर व्हाट्सएप पे लॉगिन होता है उनके पास। तो व्हाट्सएप मैसेजेस वो देखते हैं और व्हाट्सएप पे ही आपको कॉल करके आपसे डिस्कशन वगैरह भी करते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो हमारी टीम को संपर्क करके, ये चाहे सेशन बुकिंग हो या अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, पीएलआर आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए, क्या लाइफ इन्होंने देखी और आज के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे क्या कार्मिक अकाउंट जो है निकल करके सामने आया। तो प्यारे दोस्तों ये जो पहला दृश्य देखती हैं, आप जानते ही हैं कि जैसा प्रोसेस होता है तो ऊपर की तरफ देखने के लिए बोलते हैं, तो इनको खुला आसमान इनको जो है नजर आता है कि भी आसमान है। आसमान में देखती हैं तो इनको शाम का समय फील होता है कि जैसे 5-6 बज रहे हों, अभी अंधेरा हुआ नहीं है लेकिन अंधेरा होने वाला है। नीचे देखते हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि नीचे इनको घास नजर आती है, मतलब जैसे ग्रीन ग्रास नजर आती है, और ये कहते हैं कि कोई गार्डन है, ये गार्डन है कोई और खुली सी जगह है। और पैरों की तरफ देखते हैं तो पैरों के अंदर इनको काले रंग के शूज नजर आते हैं, इनफैक्ट बेलीज टाइप जो है इनको नजर आती है। अच्छा, पूरा अपने आप को जब इनको जज करने के लिए बोलते हैं कि आपने क्या पहना है, कैसे है, थोड़ा बहुत बताइए, तो ये देखते हैं कि इन्होंने एक पूरा एक वन पीस ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ है। और हम पूछते हैं और क्या पहना है, तो इनको अपने गले के अंदर मोतियों की माला नजर आती है, कह रही कि मैंने पर्ल्स का एक जो है वो पहना हुआ नेकलेस पहना हुआ है। अच्छा, और क्या हो रहा है, कहाँ पे हो, ये भाई माला वाला पहन करके तैयार श्यार होकर के कहाँ घूम रहे हो। तो ये आसपास देखते हैं तो इनको नजर आता है कि ये जो गार्डन है ये किसी बंगलो से जुड़ा हुआ है और गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और ये उस पार्टी के अंदर शरीक है। पार्टी के अंदर हम इनको बोलते हैं कि भाई और लोगों को देखो कैसे हैं, क्या हैं। तो ये कहते हैं कि भाई ये बहुत ही हाई क्लास पार्टी है और सब यहाँ पे मुझे अमीर अमीर लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा ये डिस्क्राइब करते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे सब लोग ब्लैक नजर आ रहे हैं, मतलब हम लोग जो है अफ्रीकन ओरिजिन के हैं ऐसा लग रहा है। और कह रही फीलिंग भी आ रही है कि मैं अफ्रीका में कहीं पे हूं और हम यहाँ के कोई बहुत बड़े लोग हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे। अच्छा, पार्टी, हमने पूछा कि भी पार्टी आपने होस्ट करी है या फिर आप पार्टी को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो इनको फीलिंग आती है कि भी होस्ट तो किसी और ने करी है, हम अटेंड करने के लिए आए हैं। ये कहते हैं कि यहाँ के और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि यूएसए के अंदर सेटल थे, मतलब अफ्रीकन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, बहुत अमीर हैं, वो यूएसए में हैं। और यूएसए में जो वो जॉब करते थे, बहुत बड़ी बैंक की जॉब करते थे, उससे रिटायर होकर के अब वो वापस अफ्रीका आ रहे हैं। तो उनके लिए उनके जानने वाले लोगों ने मिल करके जो ये पार्टी है उसका आयोजन किया है। और क्योंकि हम लोग भी रईस लोग हैं तो हम लोग कहीं आसपास ही रहते हैं, तो हमारे को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो हम लोग यहाँ पे हैं। तो हमने पूछा कि भाई हम लोगों को इनवाइट किया गया तो कौन कौन लोग यहाँ पर है। तो थोड़ा ये फील करते हैं और ये बताती हैं कि भी एक तो हमारे कोई पड़ोसी हैं साथ में खड़े हैं और पति भी हैं इनके वहां पे, जो भी पास्ट लाइफ के अंदर पति होंगे। अच्छा, इन्होंने अपने आप को ओवरऑल जज किया, हमने इनसे पूछा कि भाई क्या एज है क्या है, तो इन्होंने बताया कि मैं खुद को एक 48 ईयर्स के आसपास की मैं महिला हूं, ऐसी मेरे को। हमने एज पूछी तो 48 ईयर्स आया इनके मन में, कह रही 48 ईयर्स के आसपास की हूं। और बिल्कुल इनको अपने साथ में एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आता है, पुरुष नजर आता है, जो कहते हैं कि ये लगभग 60 वर्ष के हैं, मुझसे 12-13 वर्ष जो हैं बड़े हैं। तो हमने इनसे पूछा कि भाई ये जानते हैं आपको। तो जैसे ये प्रश्न पूछा कि भाई क्या आप मुझे जानते हो, पूछा जाता है दूसरे लोग जो देखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं जानता हूं, आप जूलिया हो, योर नेम इज जूलिया। तो हम कहते ठीक है भाई, अच्छा इनका नाम जूलिया है। तो कहती वी आर ऑल अफ्रीकन्स, और ये जो व्यक्ति है
जो 60 वर्ष की आयु का है, मुझसे बड़ा जो है। ये कहती है इनका नाम रॉबर्ट है। अच्छा, तो जो रॉबर्ट है, भाई हमने पूछा इनसे कोई रिश्ता है, कोई संबंध है तो बताओ। तो ये कहती है कि ही लाइक्स मी। और हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा, लाइक्स यू, तो मतलब आपका कोई प्रेम प्रसंग भी है इनके साथ, ऐसा कुछ है क्या कोई? मतलब आप भी पसंद करते हो? क्योंकि तब तक खैर इन्होंने नहीं बताया था कि मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे है। तो भाई फॉरेन में तो होता है ना कि भी ज्यादा उम्र भी होती है तो ठीक है, लोग अफेयर वफूर में ही रहते हैं, है ना। जनरली ऐसा कल्चर होता है। सब जगह नहीं होता होगा, लेकिन जहां भी होता ही है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। और अफ्रीकन के ऊपर भी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उसी कल्चर को थोड़ा फॉलो करते हैं कई सारी जगहों पे। तो इन्होंने कहा कि भाई वो मुझे पसंद करता है और ही इज अनमैरिड, आई एम मैरिड। तो हमने कहा आप भी पसंद करते हो? कह रही नहीं, मैं पसंद नहीं करती हूँ, देर इज नथिंग लाइक दैट। कह रही मैं अपने हस्बैंड को लॉयल हूँ बिल्कुल। बस कह रही है कि मैं जैसे उसको याद दिला रही हूँ कि तुम जानते हो ना कि मैं शादीशुदा हूँ। तो कह रही है मुझे कह रहा है कि बस तुम्हें देख करके खुश हूं मैं, तुम खुश हो ना, तुम्हें देख करके खुश हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ये पहचान जाती है इस व्यक्ति को कौन है। हम समझ रहे हैं कि आप भी पहचान गए होंगे कि कौन है। तो अंत में बात करेंगे कि कौन कौन था। तो कह रही कि बस ये मुझे खुश देख करके खुश है, और हमारा पड़ोसी है, बहुत लंबे समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग वाली कोई बात नहीं है, बट कह रही उसने कई बार बोला है कि वो मुझे पसंद करता है, मतलब कि अगर मैं कुछ आगे बढ़ना चाहूं, है ना, और इसके साथ एंगेज होना चाहूं तो ही इज रेडी। अच्छा जी। फिर कहती हैं कि एक और, फिर हमने कहा कि अच्छा मैरिड हो तो पति को ढूंढो। तो पति को ढूंढती हैं तो कहती हैं कि भाई पति आ गया जी सामने से। कह रही है पति लगभग 55 वर्ष की आयु का है, और उसने मतलब थ्री पीस सूट पहना हुआ है, टाई शाई भी पहनी हुई है, और कह रही इज अ वेरी रिच गाय। और उसको देखते हैं तो ये कहते हैं कि भाई इसके साथ मैं बोलता हूँ कि कैसा रिलेशन है, तो कहती है बहुत ही न्यूट्रल सा रिलेशन फील होता है। मतलब कह रही मेरा जो पति है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत अमीर है। तो कह रही है पत्नी इसके लिए ये है कि हाँ ठीक है, पत्नी है रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रही है मेरा पति जो है इसके और भी यहाँ वहां पे कुछ है थोड़ा बहुत, मुझे क्लियरली तो नहीं पता लेकिन है। और कहती हैं कि मैं उसके लिए बस एक वो हूँ कि हाँ भाई, लाइक सोसाइटी के अंदर ले जाने के लिए कि भी देखो मेरी बीवी। कह रही लेकिन ना अच्छा रिलेशन है ना बुरा। कह रही मुझे कुछ करने से रोकता भी नहीं है ये, कोई मारपीट नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रही लेकिन ज्यादा कोई प्रेम नहीं है हमारे बीच में, ज्यादा कोई मतलब नहीं रखता है, न्यूट्रल सा रिलेशन है। अच्छा, तो पति है, पति को देखा। अच्छा, पति से का पूछा कि कौन है, तो इसका भी कोई नाम आया था, तो पति का नाम अभी दिख नहीं रहा है। कहाँ लिखा हुआ है हमने, पास्ट लाइफ का नाम। तो एनीवेज, तो पति है, तो पति से बात होती है। तो कह रही पति से बात हो रही है तो ऐसे ही कोई वो बोल रहे हैं कि कोई मिस्टर थॉमस है, जो कि मेरे पति के ही फ्रेंड भी हैं, और उनके रिटर्न की ये पार्टी है। और यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि भाई आपका वो यूएसए से आए हैं। अच्छा, इनसे हम पूछते हैं कि भाई ये आप सब कुछ देख रहे हो, भी पति पत्नी हो, तो कोई बच्चे बच्चे हैं आप लोगों के? तो ये कहते हैं कि हाँ फीलिंग आ रही है, दो बच्चे हैं हमारे। एक कहती हैं कि लड़की है जो कि लगभग 21 वर्ष की आयु की है, और एक लड़का है जो कि लगभग 25 वर्ष की आयु का है। दोस्तों, जब ये लड़की और लड़का की बात होती है या पति की बात होती है, इन सबको भी हम सेम टाइम पहचान लेती हैं बहन, लेकिन अंत में बताएंगे कि कौन क्या निकला। अच्छा, तो हम पूछते हैं कि भाई अच्छा, भाई पति से आपने बता दिया कि न्यूट्रल सा रिश्ता है। अच्छा, बच्चों से बताओ, बच्चों से कैसा रिश्ता है? तो ये कहती हैं कि मेरी बेटी तो अच्छी है, हमारी बात मानती है, और बेटी जो है वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई भी कर रही है। तो कह रही है बेटी बहुत अच्छी है हमारी, हमारे को बहुत मान है उसके ऊपर। लेकिन ये कहते हैं कि बेटा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ है कैसे? तो कह रही है कि लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और हमने अभी रिसेंटली उसको अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, मतलब उसको बेदखल सा कर दिया है। और कह रही कि बेटा ना बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, बहुत ज्यादा गाली गलौज करता है। तो हम कह रहे हैं कि हमको कहते हैं कि बहुत ज्यादा गाली गलौज करता है, आप तो पावरफुल लोग हो, थोड़े टाइम के लिए इसको जेल की हवा खिलवा दो, इसको अंदर करवा दो। तो कहती कि नहीं। क्यों नहीं? कहने की हमारी ना बहुत बड़ी कंपनी है, हमारा बहुत मान सम्मान है,
हम इसको घर से निकाल देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिखवा दिया हमने कि तेरा कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं जैसे शराब पी करके आता है, कह रहे ड्रग्स भी करता है, ड्रग एडिक्ट भी है, घर पे आता है तो हम इसको धक्के देकर के बाहर निकाल देते हैं कि इस घर के अंदर तेरी कोई जगह नहीं है। फिर कह रही है पड़ा रहता है कहीं कहीं पे, फिर जब ये जागता है, थोड़ा बहुत इसको होश आता है तो आ जाता है, कह रही फिर हम आने देते हैं। कह रही क्या करे बेटा है। अब ये कहती है अगर हमने इसको जेल में पकड़वा दिया, ये ड्रग्स ड्रुग्स का कुछ वो करके कि थोड़ा सुधर जाए, तो कह रही है जेल तो इसको हम भिजवा देंगे या करेक्शन सेंटर भी भिजवा सकते हैं, लेकिन कह रही है ये वाली बात ना वायरल हो जाएगी कि इस कंपनी के जो मालिक है उनका बेटा ये अल्कोहलिक है या ड्रग एडिक्ट है, तो कह रही ये होगा ना तो बहुत बेइज्जती होगी और हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा, हमारे यहाँ पे रेपुटेशन बहुत मैटर करती है। अच्छा, तो कह रही है इसके चक्कर में ना इसको हम अंदर नहीं भेजते हैं। फिर इनको दिखाई देता है कि समय समय पर पुलिस जो है इनको कांटेक्ट करती रहती है, इनका जो बेटा है कभी कहीं पड़ा हुआ मिलता है, कभी कहीं पड़ा हुआ मिलता है, तो पुलिस उठा उठा के लाती है इनके बेटे को। तो कहते हैं कि भैया मैं, और कह रही हम पुलिस को पैसे ही खिलाते रहते हैं, और कह रही पुलिस वाले भी हैं, उनको पता है कि इतने बड़े लोग हैं, तो मेरा बेटा उनको दिखता है तो वो केस नहीं बनाते हैं, वो हमारे पास ही आते हैं, अपना बिल लेकर के आ जाते हैं कि इतना इसने ये न्यूसेंस किया, ये किया, वो किया, तो अब जो है कुछ सेवा पानी करो। कह रही हम सेवा पानी देते, कह रही खैर इतना मेरे को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, वी आर टू रिच, ऐसा नहीं है कि हम कोई बर्बाद हो रहे हैं पैसों को मामले में, लेकिन कह रही तंग बहुत ज्यादा करता है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, कह रही हैं फिर आगे इनको ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि भाई कब तक तंग किया, हमने पूछा, तो कहते हैं कि जब बेटा लगभग 30 वर्ष की आयु का हुआ तो बेटे की मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु कैसे हो गई, तो कह रही हैं कि वो जो बेटा है उसकी लाश पड़ी हुई मिली थी और मुंह से झाग निकल रही थी और शरीर ठंडा पड़ गया था, और कह रही है पुलिस ने ही सीधा रिपोर्ट किया हमारे को कि भाई वो पूरा हो गया। हम मॉर्ग गए, तो कह रही है वहां पर जो होता है पोस्टमार्टम, कह रही है उसके अंदर बताया गया कि जो लड़का है इसको ड्रग ओवरडोज की वजह से जो है वो इसकी मृत्यु हो गई, ड्रग लेता था, तो कह रही ज्यादा ले लिया, ड्रग ओडी बोलते हैं, तो कह रही ओडी के केस के अंदर वो मर गया है। अच्छा, लड़का मर गया, मैंने कहा भाई लड़का मर गया फिर तो अब तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई होगी, है ना, पिन करना होता है थोड़ा सा इमोशंस बाहर निकालने के लिए। मैंने कहा फिर तो टेंशन खत्म हो गई होंगी, लाइफ में इतना परेशान करता था। तो ये अब कहती हैं कि भैया टेंशन खत्म नहीं हुई, लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा अपने बेटे की शक्ल देख रही हूँ ना मैं, लाश देख रही हूँ, कह रही उसको देख करके ना बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। हमने कहा किस बात का रिग्रेट हो रहा है, तो कह रही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ना जो एफर्ट्स डालने चाहिए थे बेटे को सही रास्ते पे लाने के लिए, कभी वो एफर्ट्स नहीं डाले। कह रही अपने बेटे को देख करके हम बस यही एक्सपेक्ट करते रहे कि जैसे मैं और मेरे पति मेहनत करते हैं, और कह रही कि हमारी ना रैग्स टू रिचेस टाइप की स्टोरी है पास्ट लाइफ में। तो मेरे पति के पास इतना कुछ था नहीं, छोटे मोटे घर से हम आते थे, लेकिन उसने बहुत कुछ बनाया और मैं भी इस प्रकार की थी, तो हम दोनों मिलकर के बिजनेस चलाते थे, पति और मैं। और कह रही कि कभी बच्चों को हमने टाइम नहीं दिया, मतलब कह रही क्योंकि हम दोनों बिजनेस में बिजी होते थे तो बच्चे अपने आप ही पल करके बड़े हो गए। कह रहे हमारे अंदर ना एक जिद थी कि हमारा बेटा, हम दोनों इतने लायक हैं, हमारी बेटी इतनी लायक है, उससे भी बहुत कंपेयर करते थे लड़के को, कह रही बेटी इतनी लायक है, दोनों हम दोनों बहुत लायक हैं, तो हमारे घर में नालायक बच्चा हो कैसे सकता है। तो कह रही हम उसको एज अ सन एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। बहुत छोटी उम्र से, 14-15 वर्ष की आयु से ही वो जो इनका बेटा है उसने ड्रग्स वगैरह शुरू कर दिए थे, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम नहीं होता था। तो कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि इसको ना प्यार से समझाना चाहिए था, जो मेरे बच्चे के हिस्से का प्यार था ना, वो प्यार नहीं दिया मैंने मेरे बच्चे को, इसको प्यार देना था। हमेशा जब भी वो आएगा उसको घर से निकाल देते थे बस, है ना, वो ड्रग्स और दारू से वो आएगा तो कह रही धक्के मारेंगे उसको हम, है ना, और ड्रग्स और दारू के चक्कर के अंदर जो मेरा बच्चा है वो मर गया। अब ये देखती हैं कि क्योंकि ऐसा हो गया इनके साथ, तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं, इनका जो पति है वो भी दुख में चला गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है। अब इनकी जो कंपनी है ये बताती हैं कि उसके फाइनेंसेस मैं संभालती हूँ, मतलब फाइनेंसेस कंपनी के सारे मेरे अंडर थे, मेरा पति ऑपरेशंस देखता था और कंपनी के सारे फाइनेंसेस मैं देखती थी। मेरे को फाइनेंस में कोई डिग्री वगैरह भी है, अच्छी पढ़ी लिखी हूं मैं पास्ट लाइफ में, तो कहने सब मैं देखती थी।
लेकिन अब मेरे डिप्रेशन के चलते मैं फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। और फिर इनको एक आदमी नजर आता है जिसको ये बोलती हैं कि देयर इज अ गाय नेम्ड स्मिथ। स्मिथ जो है, ये कहती है कि हमारी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट है, और स्मिथ मुझे रिपोर्ट करता था। कह रही है धीरे धीरे जो मेरे पास अथॉरिटी है, सारी अथॉरिटी धीरे धीरे मैं स्मिथ को ट्रांसफर कर रही हूँ। कह रही स्मिथ जो है बहुत ही चालाक टाइप का इंसान है, और कह रही है स्मिथ के साथ हमेशा से प्रॉब्लम ये है कि जो भी पैसे हम उसको देते थे, उसको हमेशा पैसे उससे ज्यादा चाहिए थे। कह रही मेरे बेटे के मरने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई, पति भी डिप्रेशन में था, हम लोग चले गए। तो कह रही है स्मिथ ने इसका बहुत फायदा उठाया, और धीरे धीरे करके हर चीज की जो कंट्रोल है उसको अपने हाथ में हाथ में लिया। उसको बहुत ज्यादा लालच था, वो हम दोनों को बर्बाद करके सब कुछ हथिया लेना चाहता था, पूरी कंपनी अपने नाम पे कर लेना चाहता था। लेकिन ये कहती हैं कि फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाया। कुछ ऐसा हुआ कि भाई हमारे को समय रहते कुछ वर्षों के अंदर रियलाइज हो गया। लेकिन ये कहते हैं कि फिर भी कंपनी का बहुत नुकसान करके बहुत कुछ उसने वो कर लिया, और कंपनी में से बहुत सारे कुछ एसेट्स वगैरह भी गायब हो गए और बहुत कुछ हो गया। तो कह रहे हैं कि हमारी जो कंपनी, हमारी जो जायदाद है जो हमने बनाई थी, उसका एक चौथाई जो है स्मिथ ले गया। अच्छा। और कह रही है और पता नहीं क्यों मुझे ऑफिस के अंदर एक गरीब पियून नजर आ रहा है, और ये कह रही है कि मैं उसको बहुत ज्यादा भड़क रही हूँ, बहुत ज्यादा डांट रही हूँ। क्यों डांट रही हूँ? कह रही है कि ये बहुत गरीब है, मैंने इसको सहारा दिया था, लेकिन ये जब तब देखो ऑफिस के अंदर नुकसान करता रहता है। और कह रही है अब जो इसने नुकसान किया, कोई वास वगैरह तोड़ दिया उसने एंटीक, तो कह रही है मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा उसको सुना रही हूँ, बातें सुना रही हूँ, गालियां दे रही हूँ। कह रही है वैसे मैं इतना कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन आज इसने कुछ ज्यादा ही नुकसान कर दिया है। तो कह रही है मैं ना उसको बहुत ज्यादा वो कर रही हूँ, और कह रही है वो अपने ना घुटनों पे बैठ करके माफी मांग रहा है मुझसे कि मेम साहब मुझे मत निकालो। मतलब अंग्रेजी में बोल रहा है, वही वाली बात हमारे को तो अपनी लैंग्वेज में समझ में आती है जब पीएलआर हो रहा होता है। तो कह रही है माफी मांग रहा है, लेकिन मैं उसको माफी नहीं दे रही हूँ, मैं सुन नहीं रही हूँ। मैं कह रही है मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी हूँ, और अब मैं झेल नहीं पा रही हूँ उसकी हरकतें। पहले झेल लेती थी, पहले से ही था मतलब इनके ऑफिस के अंदर। कह रही लेकिन मैं परेशान चल रही हूँ, मैं झेल नहीं पा रही हूँ। और कह रही है इसके अंदर मैंने इसको जो है निकाल दिया है, अब भूखा मर जो मर्जी हो, अब कोई वो नहीं है। तो कह रही है मैंने इस बंदे को निकाल दिया। और कह रही जब वो दुख से जैसे जा रहा है, वॉकआउट कर रहा है, तो कह रही पलट करके वो देख रहा है, और रो रो करके उसकी आंखें लाल हो गई हैं। लेकिन उन लाल आंखों के अंदर सिर्फ एक रोने वाली लाली नहीं है, एक क्रोध भी है। कह रही जैसे कि उसकी आंखों में मुझे दिख रहा हो कि वो कह रहा है कि इतना तो कुछ बड़ा नहीं हुआ था जितना तूने मुझे बातें सुना दी, और मुझे काम से निकाल दिया, मैं क्या करूंगा, रोटी कैसे खाऊंगा। कह रही उसकी आंखें ये सारी बातें मुझे बोल रही हैं। और यहाँ पर जो है ये वाला जो सीन है वो समाप्त हो जाता है। आगे हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कब तक जिए, आगे फिर क्या हुआ लाइफ के अंदर। तो ये देखती हैं कि डिप्रेशन के अंदर रही ये 5 6 7 साल। और डिप्रेशन के अंदर शुरू में डिप्रेशन था, और जैसे जैसे वो डिप्रेशन बढ़ता गया, कह रही है मैं पागल होती गई। कह रही मुझे दिखाई दे रहा है कि जब मैं मर रही हूं तो मैं अपने होशो आवास के अंदर नहीं हूं, होशो आवास खो चुकी हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह रही है मुझे एक ही चीज मेरे मन में चल रही है, एक ही चीज, कि मेरा जो बेटा है ना, उसको प्यार देना चाहिए था। बेटा मेरी वजह से मर गया। कह रही मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट था, लड़कीबाज था, जो मर्जी था, मेरा बेटा था। मेरी गलती की वजह से उसको मैंने प्यार नहीं दिया, उसको समय नहीं दिया, इसकी वजह से जो मेरा बेटा है वो उसकी मृत्यु हो गई। मुझे उसे प्यार देना चाहिए था, उसे समय देना चाहिए था। कह रही है ये वाली बातें जैसे बस घूमे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे आसपास मर रही हूं मैं, तो कह रही हैं कि लोग खड़े हैं, मुझे होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रही मैं डिल्यूजनल सी हो गई हूँ, मुझे किसी की कोई बातें, उनके मुंह हिलते हुए नजर आ रहे हैं, बातें सुनाई नहीं दे रही, वो ऊपर से जा रही हैं सर के। बस मन में कान में यही चलता जा रहा है कि प्यार देना चाहिए था बेटे, गलती हो गई। और कहते हैं मैं मर जाती हूँ। दोस्तों ये होते हैं सारे दृष्टांत, सारे सीन्स जो इनके सामने आते हैं पास्ट लाइफ के। तो अब जो है हम आपको पहले बताएंगे कि कौन सा कैरेक्टर, कौन इनको नजर आया।
और फिर उसके बाद जब स्पिरिट गाइड के पास भेजा जाता है, तो स्पिरिट गाइड ने फिर इनको क्या गाइडेंस दिया। तो कैरेक्टर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए बहुत ही ये ना थोड़ा दिल को हिलाने वाली, और इस स्टोरी को जो हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से ना शिक्षा बहुत बड़ी है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो के अंदर आप वीडियो को पॉज करें, आप कमेंट लिखें, कमेंट करें, आप हमारे को बताएं आपको क्या लगता है ये जो सारे कैरेक्टर्स हमने बताए, इनकी आज की लाइफ में से कौन सा कैरेक्टर कौन सा होगा, आप हमारे को बताएं आपको क्या लगता है। और फिर बात करेंगे, फिर आप देखना कि कितना सही गेस किया या कितना गलत, लेकिन मन में नहीं रखना, कमेंट करके लिखो, है ना, कि जो पियून दिखाई दिया कौन है, बेटा दिखाई दिया कौन है, बेटी दिखाई दी कौन होगी, है ना, वो जो व्यक्ति कह रहा था इनको कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं, तुम्हें खुश देख करके खुश हूं, वो कौन है, पति कौन है ना, जो थॉमस जी आ रहे थे वो कौन होंगे, है ना। तो आप गेस कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपने कमेंट करके अपने जो रिस्पॉन्स है उनको पोस्ट जरूर कर दिया होगा, और उसके बाद ही आप ये रेवलेशन सुन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इनको जो दृश्य में वो व्यक्ति नजर आया था जिसने कहा था कि मैं तुम्हें खुश देख करके खुश हूं, उसको इन्होंने अपने जो इनके टीम में जो इनसे 6 साल छोटा लड़का है, जिनके 6-7 साल छोटा जो है, जिनके साथ अभी ये बहुत आत्मीयता फील करती हैं, जो कि इनको बहुत ज्यादा इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं, जो कि ओकेजनली इनके साथ थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते हैं, और वो थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं और ये तो पी करके बहुत ज्यादा करती हैं, तो इनको संभालते रहते हैं। इनको वो जो इनके जो कॉलीग हैं या जो इनके जूनियर हैं, उनको इन्होंने देखा उस व्यक्ति के रूप में, अफ्रीकन व्यक्ति के रूप में, जो रॉबर्ट था जिसका नाम, जो कह रहा था कि भाई मैं जो है ना आपको पसंद करता हूं। अच्छा, फिर इन्होंने पति को देखा। जब पति को देखा इन्होंने, तो पति का देख करके इन्होंने बताया था कि ये वही है जिसने मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा रुलाया है। किसने रुलाया? हमें तो लगा मुकेश बोलेंगी, मुकेश नहीं, कह रही है जो बॉस था ना, जिसका 6-7 महीने में मुझे पता लग गया था कि मुझे यूज कर रहा है, इसकी अफेयर भी है इधर उधर, और जो है ये तो पहले से शादीशुदा है, जिसके बाद मैं डेविस्टेट हो गई थी, फिर मैंने शराब पीनी शुरू कर दी थी। कह रही उसको मैं देख रही हूं, वो था मेरा पति पास्ट लाइफ के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों इनको एक पियून नजर आया था, पियून, है ना, पियून को जिसको ये थोड़ा डांट के भगा दिया, जिसको काम से निकाल दिया, जो चीजें तोड़ता रहता था, उसको इन्होंने देखा कि इनके पिताजी हैं इस जीवन के अंदर, जो इनके पिताजी हैं जो शराब पी करके ड्रामे करते थे। मैं समझ रहा हूं कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जो इनका बेटा है वो इनके पिताजी होंगे, क्योंकि ये हरकतें काफी सिमिलर हैं, है ना, लेकिन नहीं, जो पियून था ऑफिस के अंदर वो इनके पिताजी के रूप में इनको नजर आया। फिर इनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नजर आया था, जिसने 25% इनकी जो कंपनी है उसकी वेल्थ को अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया था, तिगड़म लड़ा ली थी, फ्रॉड टाइप जो इनका अकाउंटेंट था, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के चाचा के रूप में देखा। वही चाचा जिसने इस जीवन के अंदर भी हमेशा सब कुछ इनसे हथियाने का प्रयास किया। अब आते हैं इनके दोनों बच्चों पर। दोस्तों जो इनको बेटी नजर आई थी अपनी, जो कि बेटी बहुत अच्छी है, डॉक्टर है, वो बेटी को इन्होंने देखा अपने इस जीवन की मां के रूप में। वो मां जिससे इनको शिकायत है कि भाई उन्होंने कभी स्टैंड क्यों नहीं लिया, कभी उन्होंने पापा को क्यों नहीं छोड़ा, क्यों मुसीबतों में रहती रही पापा के साथ, उसको इन्होंने अपनी बेटी के रूप में देखा। और अब आते हैं दोस्तों द बिगेस्ट रेवल्यूशन ऑफ दिस पीएलआर केस। इनका जो बेटा है, बेटा पास्ट लाइफ में, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के अंदर, जो मुकेश है, वो मुकेश जिसके चक्कर में ये कहती हैं कि 22 साल से मैं पागल हो गई हूं, वो मुकेश जिन्होंने इनका शोषण किया, वो मुकेश जिनके लिए कहती हैं कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं क्यों पागल हो गई उसके पीछे, और फिर उसने इनको मतलब जैसे जब उसको फिजिकल नीड हुई और ये हुआ, इनको यूज किया, वो और कोई नहीं है, इनके पिछले जन्म का बेटा है, बेटा। अब दोस्तों ऐसी बात सुनकर के भी कैसा अजीब सा लगता है ना, कि एक आत्मा जो आपका बेटा रह चुका है, उसके साथ आप ऐसे पतित संबंध के अंदर, ये कैसे हो गया, प्यार में कैसे पागल हो गए, ये वाले प्यार में कैसे पागल हो गए, ये सब क्या हुआ, इन सब चीजों का रेवलेशन जो है इनके स्पिरिट गाइड ने इनको किया, और उनको समझाया कि क्या तुम्हारे साथ हुआ और कैसे तुम इस चीज के अंदर फंस गई और क्यों दिमाग से नहीं जाता है, वो सब कुछ जो इनके स्पिरिट गाइड हैं उन्होंने इनको एक्सप्लेन किया।
तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि जो स्पिरिट गाइड हैं उनसे इनको क्या गाइडेंस प्राप्त हुआ, क्या इनको जो है आंसर्स मिले। अच्छा, इनके स्पिरिट गाइड एक नहीं आए थे, तीन तीन स्पिरिट गाइड आए थे इनके केस के अंदर। और तीनों लोग जो है इनके परिवार के पूर्वज, कुछ पूर्वज हैं उनकी आत्माएं जो है इनको नजर आई थी। तो उन पूर्वजों ने इनको सबसे पहले बताया, उन्होंने कहा कि देखो, पास्ट लाइफ के अंदर ना तुम्हारा जो बेटा है उसके वियोग में, मतलब जब बेटा तुम्हारा मर गया उसके अंदर ना तुम पागल हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। और उस पागलपन के अंदर ही, यानी बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, बच्चे को प्यार नहीं दिया, बच्चे को प्यार नहीं दिया, उसको प्यार देना था, प्यार से बात करनी थी। कह रहे हैं ये सब जो चीजें हैं ये तुम्हारे माइंड के अंदर चल रही थी जब तुम्हारी मृत्यु हुई। तुम ऑब्सेस्ड हो गई थी उन 6-7 सालों में इस इमोशन के साथ कि बच्चे को प्यार देना चाहिए था, और उसके अलावा तुम्हारे माइंड में और कुछ नहीं चलता था। और उसी के अंदर ही बदहवास होकर के आगे चल करके फिर तुम्हारी जो है मृत्यु हो गई। तो कह रहे वो जो इमोशन है ना वो बहुत ज्यादा पक्का हो गया था तुम्हारी आत्मा के अंदर। लेकिन फिर गाइड से पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, ये बताओ कि माँ और पुत्र का संबंध तो इतना जो है पवित्र होता है, तो इस जीवन में जब वो मुकेश इनको नजर आया तो उसके अंदर इनको अपना बेटा क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि बेटा मर गया, बेटा मर गया था ना, तो बेटा नजर आना चाहिए था। ये सब ड्रामा कैसे हो गया? तो गाइड ने इनको बताया कि इसका कारण है देह अभिमान। और जो दुनिया के अंदर जो पतितपना बढ़ता चला जा रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, काम वासना, काम विकार जो इतना ज्यादा बढ़ गया है। देखिए दोस्तों, पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति जैसे विवाह करते हैं, है ना, और हम ये रीसेंट पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 100 सालों की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली वैसी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो क्या होता था कि पति पत्नी जो है ना वो तब करीब आते थे जब उनको संतान उत्पन्न करनी होती थी, वरना धैर्यता से रहते थे, है ना। ये हमारे कल्चर का ये पार्ट था, ये चीज, है ना। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे रावण राज्य बढ़ता है, जैसे जैसे कलयुग में विकारी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है, तो वो हम पे हावी होती जाती है, जिसकी वजह से एक बुद्धि के अंदर गंदगी ये फैल जाती है हमारी कि जब भी हमारे को किसी व्यक्ति से, विशेषकर जब व्यक्ति ऑपोजिट जेंडर का है, जब हमें उनसे कोई आकर्षण फील होगा, जब हमारे को उनके प्रति कोई क्लोजनेस फील होगी, जब हमारे को ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं उनको जानता हूं या मैं उनको जानती हूं, तो सबसे पहला विकारी वृत्ति लोगों की बन गई है। उसकी वजह से उनके मन में जो विचार आएगा वो यही आएगा कि किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग वाली भावना। जैसे दोस्तों हमने कई सारे ऐसे केसेस किए हैं और केसेस को हम शेयर भी करते रहते हैं कि लोग जैसे आप वो जाते हैं उसके अंदर, और भी एक दो स्टोरीज हैं अभी बहुत रिसेंटली हमने की थी, और हर स्टोरी के अंदर यही निकलता है। हम तो ऐसा देखते हैं कि हम पीएलआर करते हैं तो कई सारे केसेस होते हैं, इंसान को लगने लगता है कि भाई ये तो मेरे ट्विन फ्लेम है, ये तो मेरे सोलमेट है ना। वो पीएलआर करो दिखाई देता है माँ बेटे, पीएलआर करो दिखाई देता है कि ये तो बाप और बेटा है, पीएलआर करो तो दिखाई देता है कि ये तो गुरु और शिष्य का संबंध था, पास्ट लाइफ में गुरु जी से बहुत ज्यादा प्राप्तियां हुई थी, तो इसलिए इनको वो आत्मीयता फील हो रही है। और हमें यहाँ पे हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। सबसे पहला विचार ही यही आता है। तो गाइड्स ने इनको समझाया कि बच्चे, सब जो सभी आत्माएं जो हैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, जगत में सभी आत्माओं का, पुरानी विशेष आत्माओं का भी, जो पूरा पूर्व जीवन में तपस्वी भी रहे हैं, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है, हम घोर कलयुग में हैं, तो सबकी स्थिति डाउन हो गई है। इसीलिए सबके मन में सबसे पहले ये पतित विचार ही आता है। ठीक है। अब गाइड ने बताया, ये भी चीज बताई, देखो कुछ कोइंसिडेंसेस भी हुए। मुकेश इनकी लाइफ में तब आया इस जीवन के अंदर जब वो 30 वर्ष की आयु का है। 30 वर्षीय आयु का था ना जब आया था, ये 14 वर्ष के थे, 14-15 के थे, वो 30 का था। और पास्ट लाइफ के अंदर इनके बेटे की जो मृत्यु हुई थी वो भी लगभग 30 वर्ष की आयु में बच्चे की मृत्यु हुई थी। तो कुछ ऐसा भी होता है कि भाई जिस आयु में वो छोड़ करके चला गया उसी आयु के अंदर आगे इनके साथ पाठ बजाने के लिए वो आत्मा इनके जीवन के अंदर आई। लेकिन जैसे ही वो आत्मीयता फील हुई, जैसे, अच्छा, वो गाइड ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर से जो ये भावना आ रही है, जो भासना आ रही है कि इसको प्यार देना है, प्यार देने लायक अगर कोई है तो वो यही है। कह रहे हैं वो इतना दुनिया के लिए डरावना होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा था।
तुम जाकर के उससे इसलिए नहीं चिपक गई थी, तुम इसलिए ऑब्सेस नहीं थी क्योंकि तुम्हें उससे ये वाला प्रेम था। तुम जाकर के इसलिए चिपकी थी क्योंकि वो तुम्हारा बेटा था, बेटा बिछड़ गया था, 7 साल बच्चे के वियोग में पागल रही थी। तो कह रहे हैं कि जब वो बेटा तुम्हारे सामने आया तो बेटे से जुड़ी हुई वो पागलपन की एनर्जी भी थी। तो एकदम से वो जो पागल हो गए थे तुम्हारा वो वाला पार्ट भी मर्ज हो गया, तो वो पागलपन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। इसीलिए तुम ऑब्सेस्ड हो गए कि मुझे इसको देखते रहना है, देखते रहना है। जैसे एक माँ होती है, माँ को क्या होता है कि भी बच्चे को निहारती रहती है, बच्चा है ना, माँ होती है ना किचन में काम कर रही है, कुछ कर रही है, तो बच्चा बाहर खेल रहा है तो माँ को बार बार प्यार आता है अपने बच्चे के ऊपर, उसको निहारती है, उसको देखती है कि भाई क्या है, कैसे है ना। तो देखती है कि मेरा बच्चा कैसे खेल रहा है, देख देख के खुश होती है। तो कह रही है वो सब वो था, लेकिन क्योंकि बुद्धि पतित है तुम्हारे बच्चे की भी। कह रही अच्छा वो जो पुरुष है, जो मुकेश है, उसका तो कहती है उसका तो काम ही यही है, वो तो इस पिछले जीवन में भी घृणित कार्यों के अंदर ही था, है ना। यही इधर अफेयर करना, उधर अफेयर करना, पैसे को बर्बाद करना, अय्याशी करना, शराब पीना, ड्रग्स करना, सिगरेट करना। कह रहे वो तो इसी चीज में था। कह रही उस आत्मा को तो संस्कार ही यही सब है। अब याद थोड़ी होता है कि तुम माँ बेटे हो। तो कह रही जब तुम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए उसके, तो धीरे धीरे, शुरू में ये चीज नहीं थी। कह रहे वो चाहता तो शुरू में ही तुम्हारा मिसयूज करता, क्योंकि वो तो इसी प्रकार का था। शुरू में शायद पूर्व जन्म के रिश्ते की मर्यादा उसको रोक रही थी, कुछ उसका वाइब्रेशन था। लेकिन जैसे जैसे आप अपने मन में कन्विंस होते गए कि मैं इसके प्रेमी के रूप में प्यार में पागल हूं, कह रहे वैसे वैसे वो एनर्जी भी फिर हावी होती गई। और फिर कह रहे वो तो ऐसा था ही, तो उसने कहा कि भाई इस जीवन में तो ये है ना कि यू आर जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल। तो कह रहे तो जो वो करता था तो उसने आपको यूज करना शुरू किया। बाकी कहते हैं कि आपके जो दुख मुकेश से आपको मिला, मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि हाँ भाई प्रेम प्रसंग नॉर्मल चल सकता था, लेकिन जो दुख दिया, तो कह रहे पास्ट लाइफ के अंदर आप इतना ज्यादा उसको निकालते थे। और पास्ट लाइफ में गाइड ने दिखाया कि उस बच्चे का ना बचपन बहुत डिस्टर्ब था, माँ पिता का उसको प्यार नहीं मिला। तो जो उसको टॉर्चर होता था अंदर ही अंदर से, जो उसको अकेलापन फील होता था कि मेरे लिए कोई नहीं है लाइफ के अंदर, कह रहे वो सब जो उसने झेला, तो कह रहे वो वाला टॉर्चर भी तो उसने तुम्हारे को वापस देना था। तो कह रहे बस ये इस प्रकार से रच गया। और ये है, इसी प्रकार याद है दोस्तों आपको, हमने एक पहले एक स्टोरी भी शेयर की थी, बहुत पहले, मतलब लगभग 2.5-3 वर्ष पहले हमने स्टोरी शेयर की थी कि एक बहन है और भाई हैं, तो वो दोनों प्रेम प्रसंग के अंदर थे, अच्छे खासे आध्यात्मिक थे और वो चल रहे थे, और वो प्रेम प्रसंग के अंदर आ गए तो बड़ा आकर्षण उन दोनों को फील होता था। बहन को ऐसा लगता था कि भाई मैं तो इसका वेट कर रही हूँ, ये कोई और पीएलआर स्टोरी का थोड़ा सा बता रहे हैं कि मैं पता नहीं कब से वेट कर रही हूँ इसका। तो जब उनका पीएलआर किया गया था तो ऐसा आया था सामने कि ये दोनों 84 के दंगों में क्या हुआ था, जो जिनके साथ ये पार्टनर, जो इनके प्रेम प्रसंग में जिनके साथ थी, वो दरअसल एक पुरुष थे, सिख पुरुष थे। और 84 के दंगों में अचानक से उनको नजर आया था कि भाई मारकाट मच गई है, और ये उनकी छोटी सी बेटी थी 5 साल की। तो उन्होंने इनको एक लकड़ी की अलमारी में छुपा दिया था, और लकड़ी की अलमारी में से वो छोटी सी बच्ची देख रही थी कि उसके पिता को मारा जा रहा है, बेदर्दी से, मतलब उसको ना, जैसे भी ये तलवारें चल रही हैं और चीख चिल्ला रहे हैं पिता। तो वो अलमारी में से झांक रही थी, तो बच्ची के अंदर बहुत ज्यादा खौफ था। उसके बाद 84 के दंगों के बाद जो बच्ची है वो ऑर्फनेज में रही 8-9 साल, और वो पापा को ही याद करती रहती थी अपने, कि मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा मुझसे मिलेंगे। और वो याद करते करते वो बच्ची भी ऐसे बदहवासी होकर के, मतलब थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होकर के उसकी मृत्यु हो गई थी, ना खाती थी ना पीती थी, मर गई थी, है ना, 13-14 साल की आयु के अंदर। और फिर उसके बाद इन लोगों का दोबारा जन्म हो गया। अब लड़का जो है वो 5-6 साल बड़ा था वो बहन से, और ये जो है थोड़ी 5-6 साल छोटी थी। और जब 84 के दंगों के बाद फिर ये जैसे और 10 साल जी, तो उसके बाद का ही जन्म है इस बहन का, पूरा कैलकुलेशन करो तो, है ना। तो क्या है कि पिता पुत्री का संबंध है, लेकिन हम सामने आ रहे हैं, हम आत्मीयता फील कर रहे हैं। तो क्या है, इतनी ज्यादा माया घूम रही है दोस्तों। और हालांकि कई भाई बहन हमारे ऐसे हैं, वो अपना रोष प्रकट करते हैं इस चीज के ऊपर कि हितेश भाई आप ये ट्विन फ्लेम्स को लेकर के इतना अगेंस्ट में क्यों बोलते हो, और आप थोड़ा वो क्यों नहीं करते हो। देखिए ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन 99% ऑफ द केसेस जिसके अंदर आपको लग रहा है कि भी ये तो ट्विन फ्लेम है जी, है ना, ये है, कि एक्चुअली में वो ये बातें नहीं होती हैं। एक्चुअली में कोई और रिलेशन होता है। तो क्या है कि ये जो गंदगी बन गई है ना हम लोगों के दिमाग के अंदर, एक तो ये टीवी, और इसके अंदर की राजा को रानी से प्यार हो गया,
ये पिक्चरें बहुत देखी है 90s किड ने, है ना? बच्चों ने देख देख के बड़े हुए हैं। और आजकल तो जो ओटीटी एप्स हैं और ये हैं, इन लोगों ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले तो क्या है, इंडिया में जो हम लोग कंटेंट देखते थे वो सेंसर्ड कंटेंट होता था, फिर भी स्ट्रिक्ट होता था, ढके छुपे शब्दों में चीजें होती थी, है ना? इनडायरेक्ट होता था, कहीं पे ज्यादा भी होता था लेकिन ज्यादातर तो वो होता था। अब ये ओटीटी एप्स जो आ गए हैं, ये सब क्या अमेरिका में रजिस्टर्ड है, कोई कहीं पर रजिस्टर्ड है, इनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये वहीं से सीधा चलाते हैं। और हर प्रकार की जो है गंदगी, वायलेंस, गोर, न्यूडिटी जो है सब लोग देखते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले जो गंदगी हमारे दिमाग के अंदर आती है वो ये आती है कि किसी के भी प्रति भी ऐसी भावना आई तो सबसे पहले लगता है कि मेरे जन्म जन्मांतर का साथी होगा, ये मेरा पति ही होगा, ये मेरी पत्नी ही होगी, या हम लोग प्रेमी ही होंगे। पीएलआर करो, कहानी कुछ और ही निकल आती है। तो दोस्तों अब इनके जो गाइड हैं, उन्होंने इनको रियलाइज कराया कि तुम जिस दृष्टि से देख रही हो, ये रिश्ता है ही कुछ और, वो प्रेम है ही कुछ और, तुम लोग भटक गए। दोस्तों यहां पे जो रियलाइजेशन हुआ इन बहन को, ये ऑब्सेशन का, हमें ऐसा लगता है कि अब जो इनको समझ में आया कि वो बेटा था, तो वो जो रिश्ते की जो गरिमा और जो पवित्रता है, उसकी एनर्जी भी इमर्ज हो गई होगी इनके अंदर, या उसकी एनर्जी इमर्ज हो गई इनके अंदर। हमने बहन को कहा कि बहन देखना, अब आपके माइंड में अब नहीं रहेगा, और अब रहेगा भी ना तो बेटे की फीलिंग लाना कि बेटा है, जो भी हुआ इस लाइफ के अंदर बेटा है, और उसको पवित्रता की जो एनर्जी है वो देना। फिर जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने इतना परेशान क्यों किया, चाचा ने इतना परेशान क्यों किया, इसके बारे में पूछा तो गाइड्स ने बताया कि उनके साथ इसमें कुछ हिसाब किताब नजर आया। क्योंकि चाचा का क्या है कि अभी भी हथियाना चाहता है, पिछले जन्म में भी हत्या करके ही तो बैठा है, उसका क्या किया वो तो पता ही नहीं। तो गाइड ने बोला और पीछे से पीछे के जन्म में जाओगे तो पता लगेगा कि चाचा के साथ क्या हिसाब किताब है, चाचा का तुमने क्या बुरा किया हुआ है जो वो तुमसे छीनना चाहता है, तुम्हारी जायदाद तुमने क्या छीना है, तो पता लगेगा। पिता से भी इन्होंने कहा कि ये पियून वाली इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है कि तुम्हारे को इतना टॉर्चर करता तुम्हारे पूरे बचपन में, उसका भी इससे पिछली एक लाइफ थी, अफ्रीकन लाइफ से पिछली एक लाइफ थी, उसके अंदर कुछ हुआ था, वो वाला हिसाब किताब है। तो गाइड से बोला गया कि महाराज फिर भेजो, दिखाओ। तो यहां पे गाइड्स ने इनको बोला कि अभी ये जो रेवोल्यूशन तुम्हारे सामने हुआ है, जो इसकी एनर्जी, जो अभी ये अनरिजॉल्व थी गुड थी, अब ये रिजॉल्व हुई है, थोड़ा इसको तुम्हारे अंदर समाने में टाइम लगेगा। गाइड्स ने इनको बताया कि और दो अगर आप देखोगे तो आप और ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए अभी उन्होंने अनुमति नहीं दी कि पिता और चाचा के साथ क्या हिसाब किताब है उसको देखा जाए। गाइड्स ने कहा कि अभी जो पता लगा है इसको समझो, इसको अपने अंदर सिंक होने दो, और आप दोबारा पीएलआर कराना, तब हम आपको दूसरा बताएंगे। तो दोस्तों इन्हीं बहन का जब हम दोबारा पीएलआर करेंगे, इनके पिता से और चाचा से क्या हिसाब किताब था, जब वो निकल करके आएगा तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना करके इसका पार्ट 2 इस वीडियो का हम बना करके जो है आपके जरूर सामने आपके प्रस्तुत करें, हम करेंगे सेकेंड पार्ट में कि पिता से और चाचा से क्या था, वो नेक्स्ट टाइम जब भी इनका पीएलआर होता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने जब भी करेंगे, तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट जो है तब इसका बना करके हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी क्या करूं, विवाह करूं, नहीं करूं? अब ये वाला जो ऑफिस में लड़का है, ये तो पिछले जन्म में भी प्रेम करता था, लेकिन मैं उसके साथ नहीं थी, तो अब इसके साथ हो जाऊं? तो यहां पर गाइड्स ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन यहां पर हमने, गाइड यहां पे चुप हो गए, जैसे कि भी तेरा डिसीजन है, तू देख। लेकिन दोस्तों हमने जो बहन को गाइडेंस दिया, ऑनेस्टली आप सभी को हम बताएंगे, हमने बहन से बात की, हमने कहा कि बहन देखो, आपके जीवन में सुख के जो 3 साल आपने देखे, सुख के जो 3 साल आपने देखे, ये वो 3 साल थे जब आपने साधना को और पवित्रता को अपने जीवन के अंदर धारण किया। ये शराब करने, कोई आपका ड्रिंकिंग पार्टनर बन गया, आपको इमोशनल सपोर्ट दे दिया, लेकिन है तो पतित कामों में ही ना, वो आत्मा भी है तो, समझ रहे हो ना आप, मतलब कि स्थिति उसकी कोई ऊंची स्थिति तो है नहीं, आप आकर के पी रहा है ना आपके साथ, है ना? तो कह रहे, हमने कहा कि देखो, एक आत्मा जो खुद गिरी हुई है, मतलब स्थिति में जो गिर गई है, आपकी सहयोगी है, लेकिन उसकी स्थिति ऊंची नहीं है, वो आपको ऊपर कैसे उठाएगी? तो अगर आपको ऊपर उठना है तो वापस से हमने कहा कि बहन आप तो परमात्मा का हाथ पकड़ो, अभी ये सब मत सोचो, अभी वापस साधना को पकड़ो। और जब आप साधना करोगे ना तो क्या होता है दोस्तों, जब हम साधना करते हैं तो उससे उसका एक अपना नशा होता है ना? हम ध्यान में जाते हैं ना तो ध्यान के अंदर ना नशा सा चढ़ने लगता है ना? आप सुरूर सा आने लग जाता है। तो फ्री फंड का नशा,
है ना? अब देखो इंसान शराब पीता है, तो उसकी जो वाणी है, उसकी जो वैल्यू है वो गिरती है। जबकि जब इंसान ईश्वरीय नशा करता है ना? ईश्वरीय नशे में भी होता है, लोग बोला जाता है कि इसको तो बड़ा नशा है भगवान का, इसको तो बड़ा नशा है अपने इष्ट का। तो ये वाला जो नशा है, ये एक तो हमारी स्थिति गिराता नहीं, हमारी स्थिति को ऊपर लेकर के जाता है, और दूसरा ये वाला नशा करने से आपकी बात की वैल्यू बढ़ती है ना? कोई जो ईश्वरीय नशे के अंदर होगा, लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं कि हाँ जी महाराज आप बताओ जी, है ना? उसकी बात की वैल्यू है। और जो ये दूसरे पतित नशे के अंदर हैं, उसमें क्या होता है कि इंसान की वैल्यू गिरती है, इंसान बर्बाद होता है। तो हमने कहा कि बहन अभी और पार्टनर मिल जाए, पार्टनर, ये देखा ना आपने क्या हुआ? पार्टनर, पार्टनर, और ये सोच रख कर के देखो, पूर्व जन्म के बेटे के साथ क्या संबंध बना, क्या चैप्टर हो गया। तो अभी बाहर निकलो इससे। अभी जो है, आप वापस अपने आप को ईश्वर की तरफ लेकर के जाओ। अभी पवित्रता की धारणा के बारे में सोचो। पहले अपने आप को अच्छे से बाहर निकालो। थोड़े समय के बाद जब बिल्कुल आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी, शराब छूट जाएगी और नशे, गंदी आदतें छूट जाएँगी। जब आप स्टेबल हो जाओगे, 6 महीने स्टेबल रहना, फिर सब कुछ इवैल्यूएट करना, और फिर आपका चॉइस है। फिर आप सोचो, अब मुझे सेटल होना है या भई मेरे को इसी मार्ग पे मेरे को आगे चलना है। मतलब मुझे पूरी संपूर्ण पवित्रता रहनी है, या मैं गृहस्थी में आकर के ध्यान साधना करूँगी। तो लेकिन पहले अपने आप को इससे निकालो। अभी गृहस्थी के बारे में सोचोगे तो वहाँ की अलग टेंशन्स होती हैं, तो पता नहीं आप आध्यात्म में आगे बढ़ पाओ, नहीं बढ़ पाओ। तो पहले आध्यात्म का, परमात्मा का हाथ पकड़ो, थोड़ा अपने आप को ठीक करो। जब आप स्टेबल हो पूरे, तब आप ये डिसीजन लेना। तो ये हमने बहन को गाइड किया, और इसी गाइडेंस के साथ जो है जो सेशन है उसको संपन्न कर दिया गया, प्यारे भाइयों और बहनों। हम आशा करते हैं प्यारे भाई और बहनों, ये जो किस्सा हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और क्या आपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको सही गैस किया था या कुछ ऊपर नीचे हो गया था। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर प्यारे भाई और बहनों, तब तक के लिए नमस्कार।